नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। बीआरओ ने श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए एक रोड का प्रोजेक्ट शुरू किया है और इस पर काम भी एक तरह से शुरू हो चुका है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ सियासी पार्टियों को एतराज है और सियासी पार्टियों का मानना है कि इससे एनवायरनमेंट को खतरा होगा। और इससे ज्यादा बढ़कर इन सियासी पार्टियों का, जिनमें पीडीपी के स्पोक्सपर्सन का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इस पर सियासत की जा रही है, आस्था के नाम पर यह पूरी सियासत हो रही है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे जेकेएल प्राइम टाइम में कि जो श्रद्धालु हैं उनकी आसानी जरूरी है या फिर जो इस पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जो बयानबाजी इस पर शुरू हुई है, उसे किस तरह से देखा जाए, इसी पर चर्चा होगी। तो अमरनाथ परियोजना, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट का डर या सियासी तकरार, आज इसी को हम जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। पीडीपी के स्पोक्सपर्सन ने और पीडीपी के एक लीडर ने बड़ा इल्जाम लगाया है, बाकायदा ट्वीट किया है और इस पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे एनवायरनमेंट को खतरा होगा, अगर यह रोड बनाया जाता है तो इससे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा खतरा होगा। और उन्होंने इससे भी अहम बात यह कही है कि हिंदू धर्म में भी एक तरह से इसका विरोध किया गया है और इसे कहा गया है कि इस तरह की छेड़छाड़ जो धार्मिक स्थल हैं उनके साथ ना की जाए। अब सवाल यही उठता है और उन्होंने यह भी कहा है कि यह दरअसल सियासत की जा रही है, आस्था के नाम पर यह सियासत हो रही है। पीडीपी के जो लीडर है उनका जो ट्वीट है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो तमाम चीजें उन्होंने इसमें उठाई हैं और जो सवाल उन्होंने इस पर उठाया है। उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि ये अमरनाथ यात्रा के विचार के एक तरह से खिलाफ है। बीआरओ ने अमरनाथ गुफा तक जाने वाली सड़क के निर्माण का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ने हिमालय और प्रकृति के संरक्षण पर जोर दिया है। हिमालय की गोद में बसा अमरनाथ तीर्थ गहरा धार्मिक महत्व रखता है और इसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। और इसके अलावा, इस छेड़छाड़ के अलावा जो बड़ा इल्जाम पीडीपी की तरफ से लगाया गया है वो ये है कि आस्था के नाम पर एक तरह से सियासत की जा रही है और ये जो नियत पर भी एक तरह से सवाल उठाए, क्योंकि जो बात इस ट्वीट में कही गई है तो जो सरकार काम कर रही है, सरकार की नियत पर भी एक तरह से सवाल उठाए गए हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बयानबाजी के क्या मतलब निकाले जाए। और आपको यह भी बताते चलें कि यह मुद्दा आज का नहीं है, यह मुद्दा काफी पुराना है। साल 2008 में जाइए आप, उस वक्त भी यह मुद्दा उठाया गया था और काफी यह मुद्दा गरमाया भी था। तो कुछ जो ग्राफिक्स है वो उसके जरिए भी, जो अहम बातें उसके जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़क बनाने का आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है। ये अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब भी हम चर्चा में ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पर्यावरण का डर है या फिर एक सियासी तकरार है या महज इस पर एक तरह से सियासत की जा रही है। क्योंकि अमरनाथ सड़क निर्माण, राजनीतिक दलों का इस पर विरोध क्यों है, क्यों इस पर विरोध जताया जा रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये अमरनाथ, तो चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का भी आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट आर.एस. पठानिया है जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित भान जी हैं जो कि स्पोक्सपर्सन है पीडीपी के, और मोहित भान ने ही दरअसल ये ट्वीट किया था जिस पर ये तमाम बयानबाजी एक तरह से हो रही है, वो भी खुद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राकेश बजरंगी जी हैं जो कि लीडर है राष्ट्रीय बजरंग दल के, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले, मोहित भान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। जी मोहित जी, अब आपकी आवाज आ रही है। मोहित जी, आपका जो ट्वीट है, बीआरओ ने जो ऐलान किया है, जो काम शुरू किया है
श्री अमरनाथ गुफा तक जो सड़क बनाने का काम शुरू हुआ है, और आपके ट्वीट के बाद एक तरह से हंगामा बरपा है, कई तरह के रिएक्शन भी इस पर आ रहे हैं, बीजेपी का भी इस पर बयान आया है। क्या क्या मकसद है जो आपने बातें कही हैं, इसके पीछे क्या कुछ तर्क है मोहित जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जो भी लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, जो भी भगवान बोले शंकर की भगवान बोले शंकर में आस्था रखते हैं, उन सभी लोगों को इस चीज से तकलीफ होगी। कोई भी बाबा भोलेनाथ की यात्रा के खिलाफ नहीं है, कोई भी बाबा जी या कोई भी शख्स जम्मू एंड कश्मीर में जी यात्रा के खिलाफ नहीं। लेकिन जिस तरीके से बाबा बर्फानी की जो आस्था का स्थल है, जहां पे उन्होंने जो इंटरवेंशन है, जहां जो हमारा जो खेद है, जो मेरा खास तौर पे खेद है, वो उसके साथ है कि आप बाबा बर्फानी के स्थल के साथ छेड़छाड़ न करें। हमने पहले भी देखा है कि कैसे केदारनाथ में, कैसे जोशी मठ के अंदर, जहां जहां बाबा बर्फानी के वक्त वहां पे रहे, और जैसे जैसे सरकार ने वहां कमर्शलाइजेशन किया, होटल बनाने शुरू कर दिए, गेस्ट हाउस बनाने शुरू कर दिए, सड़कें बनाना शुरू कर दिया, आम उसकी जो एक कैपेसिटी है उससे ज्यादा यात्रियों को जाने की वहां अनुमति दी गई, तो कैसे बाबा बर्फानी ने अपना प्रकोप जो है वो कुदरती चमत्कारों के जरिए दिखाया और कितनी तबाही उन्होंने वहां पे मचाई। तो हमारा जो खेद है, जो मेरा खेद है, वो इस चीज को लेकर है। बाकी हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है। अगर बाबा बर्फानी ने हमें दर्शन ही देने होते इस प्रकार से, ऐसे जो जो साल में चंद कुछ दिनों के लिए वो वहां पर प्रकट होते हैं, तो वो श्रीनगर के लाल चौक में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपने आप को तो मोहित जी, अगर ये रोड बन जाएगा तो जो लाखों श्रद्धालु, जो साल भर जो श्रद्धालु आते हैं, और खासतौर से जब यात्रा का वक्त होता है उस वक्त लाखों श्रद्धालु सिर्फ देश से नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं अपनी आस्था को लेकर, उन्हें एक आसानी होगी ना रोड बनने के बाद? देखिए, सबसे पहली चीज तो जो भोले शंकर ने हमारे को स्थल दिया है, जहां पे वो प्रकट हुए जी, जहां पे उन्होंने दर्शन दिया, वो उन्होंने एक ऐसी जगह पे दिया कि जहां पे इंसान को, जहां पे जो यात्री हैं, जो भक्त हैं, उनको ये यात्रा कमानी है। ये ऐसा नहीं है कि सुबह 7 बजे किसी की नींद खुली और वो बोले चलिए मैं भोले बाबा के दर्शन करता हूँ, 9 बजे वो जहाज में बैठा, 10 बजे वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहां उतर गया और दर्शन करके वापस आ गया। ऐसा अगर ऐसा करना होता तो भोले बाबा ने दर्शन श्रीनगर के लाल चौक में दे दिए होते या दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिए होते। उन्होंने अगर अपनी ये स्थान, अपना ये स्थल अगर उन्होंने कुछ हिमालय की गोद में बनाया, तो वो कुछ तो उसके पीछे की एक रहस्य होगा, उसके पीछे कोई रहस्य है। वो ऐसा अगर चाहते तो वो क्या दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर दर्शन नहीं दे सकते, जहां दिन में करोड़ों लोग आते हैं और वहां पे दर्शन कर लेते हैं? तो ये आस्था का सवाल है। हमने देखा है कि जब से ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज और ये जरूरत से ज्यादा यात्रियों को जो छोड़ने की प्रतिक्रिया की है, कैसे उनकी जो प्रतिमा है, जो बर्फ के स्वरूप में वहां पे बनकर आती थी, पहले वो 30-30 दिन के लिए रहती थी, आज 15 दिन के अंदर वो विलुप्त हो जाती है। 15 दिन के बाद वो दर्शन इंसान को दुर्लभ हो जाते हैं। तो ये सब चीजें इसी से हो रही हैं क्योंकि हम उनकी इच्छा के खिलाफ, जैसी उनकी इच्छा थी उस इच्छा के खिलाफ रहकर हम काम कर रहे हैं। उनकी इच्छा के विपरीत जाकर हम ये काम कर रहे हैं, तभी जाकर वो उन्होंने अपना दर्शन देना भी कम कर दिया। उनने पिछली बार हमने देखा गुफा के पास कैसे एक बादल फटने की जो एक घटना हुई और उसके अंदर सैकड़ों लोगों की जान चली गई। तो हम इन चीजों के खिलाफ हैं। यात्रा हो, जैसे पिछले कई सौ सालों से यात्रा हो रही है, उसी तरीके से आज भी यात्रा हो, ठीक है, और लोग बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा लें, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन यात्रा को कमाना है। यात्रा कोई खैरात में नहीं मिलेगी कि आपने सुबह 7 बजे ये डिसाइड किया हम यात्रा पे जाएंगे और 10 बजे आप यात्रा करने पहुंच गए। ठीक है, मैं मोहित जी एक चीज को और समझ लेता हूं कि ये पहली सरकार तो है नहीं, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पहले बार तो ये काम नहीं किया जा रहा है बीआरओ के जरिए से। इससे पहले भी आप देखिए 2008 में या उससे पहले भी इस पर काम चला है। हालांकि इससे पहले भी लोगों ने इस पर एतराज किया है, लेकिन पहले की सरकारों ने भी इस पर काम करने की कोशिश की है।
नहीं देखिए, हम काम के खिलाफ थोड़ी हैं, हम बोल रहे हैं कि आप जैसे वहां पे ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं, जो ये मैग्नेमाइज सड़क बना रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हिमालय के पर्वतों के बीच में जहां भोले बाबा ने अपना अपना स्थान रखा है, वहां पे मैग्नेमाइज, वहां पे हमारे को कोई एक्सप्रेस हाईवे बनाने की जरूरत नहीं है। वहां लोगों की आस्था ही इसमें है कि वो पहाड़ों के ऊपर, बर्फीली चोटियों के ऊपर और पत्थरों के ऊपर से चलकर जाएं और वहां भोले बाबा के दर्शन करें, यही उनकी उनकी आस्था है। चलिए ठीक है, वहां आज तक जो इतने बड़े साधु संतों ने वहां पे दर्शन किए, उन्होंने आज जी तक कभी किसी तारकोल वाली सड़क की या किसी मैग्नेमाइज सड़क की आज तक डिमांड नहीं की। इतने बड़े बड़े संतों ने वहां पे तपस्या की, इतने बड़े बड़े संतों ने वहां पे जाकर प्रार्थना की, किसी ने आज तक इस ऐसे ब्लैक टॉप सड़क की या हम कैलाश मानसरोवर जाते हैं, क्या कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हमने कोई 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे बनाए, कोई 2 लेन एक्सप्रेस हाईवे बनाए? ठीक ये है, आस्था ठीक की है मोहित जी, जगहें मुझे हैं। जी जी बहुत बहुत तफसील में आपने तमाम चीजें और आपका जो एतराज था वो भी आपने बहुत तफसील में बताया। मेरे साथ एक और खास मेहमान फारूक रंजू शाह जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जम्मू कश्मीर पर बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। फारूक रंजू शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं एडवोकेट आरएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि एलजी इंतजामिया ने, बीआरओ ने बाकायदा काम शुरू किया है और रोड बनना एक तरह से शुरू हो गया है, लेकिन जो एतराज है, मोहित भान ने खुद ये ट्वीट किया था और वो खुद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और तमाम चीजें उन्होंने बहुत तफसील से बताई हैं कि ये कुदरत से छेड़छाड़ है और ये कहीं ना कहीं एक तरह से नाराजगी होगी श्री अमरनाथ जी के जो दर्शन करने जाते हैं, या उसकी जो आस्था जो है उसके भी एक तरह से ये खिलाफ है, ये जो काम किया जा रहा है। अबू जी नमस्कार, आदाब सभी पैनलिस्ट को और सभी लोग जो डायरेक्टली आपके शो को देख रहे हैं। वो उर्दू का एक कपलेट है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती जी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है शरारत, धोखाधड़ी, ध्रुवीकरण और दोगलापन की राजनीति करना। मैं बड़े सख्त शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये भी कम है आज में। अरे भी आप कब से इन्वायरमेंट के जिसे कहते हैं स्पेशलिस्ट बन गई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? आप कब से सनातन के ऊपर आप कमेंट्रीज जारी करते हैं? आपके मुंह से तो भोले बाबा का नाम भी आपकी 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 अपवित्र आवाज से। मेरी बात सुन लो प्लीज, शर्म करें थोड़ी, प्लीज हैव सम डिसेंसी, थोड़ा शर्म करें, शर्म करें, थोड़ी शर्म करें प्लीज, हैव सम शेम, आप शर्म रखें प्लीज, आप थोड़ा शर्म करें प्लीज मिस्टर मोहित भाई, शर्म करें। ये आपका ट्वीट ये कंपोज कहां किया गया और आप तोता बन के जो चैनल पे बोल रहे हैं ना, आप भारत के, देखिए जबान का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, देखिए देखिए नहीं जबान का ख्याल रखिएगा, लैंग्वेज का ख्याल रखिए प्लीज डोंट एक्ट एज अ पैरट। हाँ, कमिटी के अंदर एक निर्धारित सीमा तय है कि कितने यात्री जाने चाहिए और उसका उल्लंघन हो रहा है। क्यों उस कमिटी ने बोल बैठे नंबर तय किया है, करके आप किस किस को दिखाएंगे ये देखा जाएगा बाद में। मेरी बात सुन ले कृपा करके। यू आर नो मोर ए कमेंट्री ऑन एनवायरनमेंट, यू आर नो मोर एन कमेंट्री ऑन हिंदुइज्म एंड सेक्रेड। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता एक आपकी पवित्र आवाज और अपवित्र सोच से आप सनातन में बहुत बहुत बड़े बड़े से कहते कसीदे पढ़ रहे हैं, ये कृपा करके इससे बाज आ जाए। जम्मू कश्मीर यू आर नो मोर, यू आर ए रिजेक्टेड एंड स्पेक्ट ऑफ पोस्ट। आप रिजेक्ट हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल प्रोफाइल पे। यू आर ए रिजेक्टेड अधिकारी हैं। सुन ले प्लीज, सुन ले प्लीज के उत्तराधिकारी हैं आप। रेटोरिक को यूज कर प्रोपेगेंडर प्रोपोनेंट। आपके मुंह से शर्म आती है सेकुलरिज्म का नाम सुनते, धर्म क्योंकि आपके मुंह से शर्म आती है सेकुलरिज्म का नाम सुनते हैं। आप कहां से स्क्रिप्ट लेके आए, कहां से पढ़ रहे हैं? आपको चलिए ठीक है, मैं पठानिया जी बात पूरी कर लीजिए। मैं मोहित भाई में आ रहा हूं, क्योंकि दोनों लोग साथ में बोल रहे हैं, आवाज समझ में नहीं आ रही, बात समझ में नहीं आ रही है। मैं मोहित जी आ रहा हूं, मोहित बात मैं आ रहा हूं। पठानिया जी आप बात पूरी कर लीजिए वन बाय वन, क्योंकि एक एक बात करेंगे तो बात समझ में आएगी, बात समझ में नहीं आ रही। मैंने इनकी बात कभी इंटरप्ट नहीं की, मैं उम्मीद करूंगा मेरी बात की शांति से सुनी जाए। देखिए ऐसा है कि हर एक रिलीजन का और रिलीजियस प्लेसेस का ट्रांसफॉर्मेशन होना, आज वैष्णो देवी का जो श्राइन था वैसा नहीं था, आज मक्का शरीफ मदीना शरीफ आज से 100 वर्ष पहले था वैसा नहीं था। या आज आप जिसे कहते हैं जो क्रिश्चियंस में
जो एडम पोप का जिसे कहते हैं जो रास्ता, वो भी ऐसा नहीं था। ऐसे ही जो सिखों के जो श्राइन है वो भी ऐसे नहीं थे। हर एक के श्राइन को पॉपुलराइज करना, स्थिति के मुताबिक उसको नई सुविधा देना और नए तरीके से वहां पे डेवलप करना, पिलग्रिम्स की सेफ्टी करना, और दिस बिकम कोर सेंटर। दिस बिकम फिर आपको अदर इंटरप्ट करने, दैट्स द प्रॉब्लम। You don't have a point. You don't have a point, my dear sir. You don't have a point. You don't have a point. No, I have. You don't have a point. You don't have a point. Absolutely don't have a point. देखिए, आप एक एजेंडा लेके आए हैं, आप कहीं से स्टीरियोटाइप हो गया। रिकॉर्डर, आपका रिकॉर्डर जो पीछे चल रहा है, मुझे पता कहां से चल रहा है। सुने जरा मेरी बात करके, मैं आपको बता रहा हूँ साहब कि इसका रिफॉर्म होना, इसका रिइंफोर्स होना, अरे आप कहां से रक्षक आ गए? आप सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप सबसे बड़े दुश्मन है जम्मू कश्मीर के लोगों के, सूफिज्म के, लेकिन अब चंद दिखाई नहीं देंगे। आप जम्मू कश्मीर ठीक है पठानिया जी, आरएस पठानिया, मैंने पठानिया देखिए बहुत समय दे दिया। मोहित जी अपनी बात रख ले, उसके बाद मैं दोबारा से आता हूँ। मेरे साथ कुछ लोग और चर्चा में जुड़े हुए, उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेता हूँ। ठीक है पठानिया जी सुन लीजिए, पठानिया जी सुन लीजिए। ठीक है, ये फैक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये फैक्ट के ऊपर बात करें, मैं चुपचाप आधा घंटा चलिए ठीक है। पठानिया जी सुन लीजिए। अब मोहित भान जो कह रहे हैं वो बात सुन लीजिए। मैं फिर आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ। पठानिया जी जा रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ। मोहित भान देखिए, पठानिया साहब के साथ मेरा एतराज इतना ही है कि क्योंकि फैक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे, ये रेटोरिक के ऊपर बात कर रहे हैं। और जैसे इनकी आवाज, जैसे आप देखिए कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, क्योंकि ये मजहब को बेचने निकले हैं, धर्म को बेचने निकले हैं। पठानिया जी मेरी आवाज आप तक आ रही है नहीं? आरएस पठानिया जी, आरएस पठानिया, इनको मर्ची लग रही है क्योंकि ये पठानिया जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? निकले हैं चंद वोटों के लिए। सुन लीजिए पठानिया जी, सुन लीजिए। देखिए दोनों लोग साथ में बोल रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। दोनों लोग साथ में बोल रहे हैं, बात समझ में नहीं। पठानिया जी आप सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। पठानिया जी आ रहा हूँ। मोहित भान अपनी बात, मोहित जी बात रखिए जल्दी से। पठानिया साहब फैक्ट्स के ऊपर बात करें, आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड में जाना चाहिए और वहां से उस कम्युनिटी का पर डे कितने विजिटर्स जाने चाहिए उसका नंबर है जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने तय किया है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, मैंने दोनों को समय दे दिया। देखिए मैंने दोनों को समय दे दिया। अब दोनों आप लोग बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं राकेश जी और फारूक रंजू शाह को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैं राकेश बजरंगी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है सर। राकेश बजरंगी जी, अब यहां पर पीडीपी और बीजेपी ये दोनों सनातन का अपने को असल में एक तरह से वो कह रहे हैं कि कौन इसका ठेकेदार है सनातन का। लेकिन जो मुद्दा है, असल मुद्दा यह है कि श्री अमरनाथ गुफा तक एक रोड बन रहा है और इस रोड से जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें आसानी होगी। लेकिन इस पर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन जो हमारे साथ खुद बैठे हुए मोहित भान, उन्होंने अपनी दलील दी है कि इस रोड को बनाने से एक तो आस्था को चोट पहुंचेगी और इसके अलावा काफी नुकसान होंगे, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा इससे। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं जी कि मैंने किसी की बात को टोका नहीं, इसलिए मेरी बात को टोका ना जाए बीच में। तो बात यह है कि अभी तक जितने भी संघर्ष अमरनाथ यात्रा को लेकर हुए हैं, उन सभी संघर्षों के बीच में मैं रहा हूं और संघर्ष किया है जी। सबसे पहले 2008 में जब संघर्ष शुरू हुआ जी, तब भी पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी। और मोहित भान जी ने जो ट्वीट किया है एक्स के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो रोड है वो नहीं बननी चाहिए। और उनकी अभी जो स्टेटमेंट आई है, अभी जो स्टेटमेंट वो दे रहे थे, उनको दिक्कत यह है कि वहां पर ज्यादा लोग नहीं जाने चाहिए। भाई हमारी यात्रा है, हमारे भोलेनाथ हैं, कितने लोग जाएंगे कितने लोग नहीं जाएंगे इसका निर्णय पीडीपी नहीं करेगी, इसका निर्णय हम करेंगे। तो इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पीडीपी को हमेशा दिक्कत हुई है अमरनाथ की यात्रा को लेकर, हमेशा हिंदुओं के ऊपर उन्होंने हमेशा इस प्रकार की राजनीति की है। अगर कुछ दिन पहले वहां पर मशीनें और गाड़ियां पहुंची हैं तो पूरे देश में हिंदू समाज ने उसका स्वागत किया है, बीआरओ का, कि वहां पर रोड बन रही है और रोड के माध्यम से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा यात्रा जो है
वो अमरनाथ यात्रा के अंदर पहुंचेगी। तो ये दिक्कत हो गई है आप पीडीपी को कि हिंदू कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर और ज्यादा पहुंचने वाला है। और पीडीपी का हमेशा एजेंडा रहा है कि हिंदू जो है वो कश्मीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा ना पहुंचे। उसको रोकने के लिए अभी जितनी भी टारगेट किलिंग हुई है हिंदुओं की, पीडीपी के कौन से नेता जो हैं उन हिंदुओं के घरों में गए हैं। और ये जो मोहित बान जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतने संघर्ष हुए अमरनाथ यात्रा को लेकर, आप कहां थे? कहां छुप के बैठे थे आप? आपको मैंने आज पहली बार आपका नाम सुना है। आप पहली बार हिंदू का डंका लेके आज पहुंच गए आप चैनल के ऊपर और एक्स पे आप वो कर रहे हैं। चलिए मोहित जी जवाब दे रहे हैं। अरे आपको मोहित भाई जवाब दे रहे हैं, मोहित जी जवाब दे रहे हैं इसका। जी देखिए राकेश जी ने बड़ी अच्छी बात बोली। अरे ये क्या जवाब देंगे? ये क्या जवाब देंगे? इनका मुंह बंद कर दिया अभी। अरे राकेश जी सुन लो यार, बात सुन कर लो, रहे सुन हैं। लो। ये आज तक दिखाई नहीं दिए कहीं पे, किसी संघर्ष में दिखाई नहीं दिए। मोहित बान का नाम जानता कौन है? कौन है ये मोहित बान जो आज हिंदुज्म की हमें जो है वो सबक सिखा रहा है, हमें आज उसके बारे में जानकारी दे रहा है? अच्छा मैं बताता हूँ। अरे मोहित बान, मैं आपको ये क्या देना चाहता हूँ, सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए मोहित जी जवाब दे रहे हैं। आप महबूबा मुफ्ती की बोली बोल रहे हो। अरे राकेश जी सुन लीजिए, पीडीपी की बोली बोल रहे हो। अगर आप हिंदुत्व के नाम पर आते, अगर आप हिंदू के नाम से आते तो मैं आपका स्वागत करता, लेकिन आप पीडीपी की बोली बोल रहे हो। जिस प्रकार की आपकी स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से पीडीपी की है। और ठीक है राकेश जी सुन लीजिए, मोहित भान को भी सुन लीजिए। राकेश जी आपकी बात हो गई, राकेश जी बात हो गई, मोहित जी को सुन लीजिए। जी राकेश जी ने एक बात अंत में बड़ी अच्छी बोली। उनको मेरे स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला कि ये स्टेटमेंट अगर आपने बिना पीडीपी के दिया होता तो इसका मैं स्वागत करता। तो मतलब कहीं ना कहीं वो मेरी बात के साथ बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट से मुझे पूरी दिक्कत है। क्यों ये स्टेटमेंट जो है ये पीडीपी की स्टेटमेंट है। अब मैं पीडीपी हमें रास्ता चाहिए, हिंदुओं को सहूलत चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यात्री पहुंचे, ये हमारी मांग है। और श्राइन बोर्ड अगर वहां पर रास्ता बना रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आज अगर वैष्णो देवी में रास्ता है तो 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं आज वहां पर यात्रा कर रहे हैं। कोई समय ऐसे था जब माता वैष्णो देवी में रास्ता नहीं था, मैंने काफी समय दे दिया, हिसाब से लोग जाते थे। आज करोड़ों के हिसाब से जा रहे हैं। तो ठीक है चाहते हैं राकेश जी सुन लीजिए, मोहित लोग जो हैं अब आप जवाब तो सुन लीजिए। के दर्शन करें। राकेश जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? भाई मुझे जवाब सुन लीजिए। स्टेटमेंट से पूरी दिक्कत है, इनकी स्टेटमेंट गलत है, ये पूरी तरह से ठीक है, जवाब तो सुन लीजिए। मैं इसका पूरा खंडन करता हूं। राकेश जी अब जवाब तो सुन लीजिए। चलिए राकेश जी का खंडन भी हमने सुन लिया। कहीं ना कहीं उन्होंने मन ही मन ये मान लिया कि हमारी स्टेटमेंट भी सही है, बट मेरी पार्टी से प्रॉब्लम है इसलिए वो भी अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन राकेश जी से मेरा एक निवेदन है, मेरे निवेदन राकेश जी के साथ ये है कि आपको जो हमारे बनारस में बड़े बड़े मठ हैं, जो हमारे काशी में बड़े बड़े मठ हैं, आप उनके बात कीजिए। हम हिंदुइज्म के फेवर में ही बात कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, आपको हिंदुइज्म के बारे में पता ही नहीं है, आप हिंदुइज्म समझ ही नहीं रहे। आप हिंदुइज्म समझ ही नहीं रहे तो आप क्या बात करेंगे? हिंदुइज्म में सबसे पहली बात होती है कि हमारे को अपने वातावरण की सुरक्षा करनी। हम वातावरण की पूजा करते, कहते शांति वायु शांति रापा। आप समझते हैं शांति वायु क्या होता है, शांति रापा क्या होता है? आपको तो समझ ही नहीं है, आपको हिंदुइज्म की समझ नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर आपको हिंदुइज्म की समझ होती, चलिए ठीक है, देखिए मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं फारूक साहब से इस इशू को समझ लेता हूं। चलिए ठीक है, मैंने बहुत समय दे दिया, मुझे ब्रेक पर जाना है, बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं फारूक साहब को डिबेट में जोड़ लेता हूं। बहुत देर से वो सबकी चर्चा सुन रहे हैं। अब फारूक साहब को हम लोग सुन लेते हैं, बहुत करीब से कश्मीर को जानते हैं और तमाम चीजों को समझते हैं। फारूक रंजू शाह जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। और फारूक साहब, ये जो इशू है कि अमरनाथ, श्री अमरनाथ गुफा तक एक सड़क बनाने का काम शुरू हुआ है, और आपको सर मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कि ये इशू 2008 में भी उठा था, उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था सर, क्योंकि ये पूरा मामला एक तरफ आस्था से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ यह भी जुड़ा हुआ है कि कुदरत से और एनवायरमेंट से कहीं ना कहीं एक तरह से छेड़छाड़ भी होगी। तो इस इशू को किस तरह से लिया जाए सर? देखिए मैं आपको बताऊं जी, ये सिर्फ हिंदू इसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए 1 जुलाई 2000
2022 का जमात-ए-इत्तेहाद हनफिया का स्टेटमेंट हमारा जो एक बहुत ज़बरदस्त यूनिटी पे यकीन रखती है कि ये बहुत अच्छा ये है कि टनल्स बन रही है, रोड बन रही है और शॉर्टन हो रहा है, इस पे आप फोकस कर लें और देखें कि इसमें लिखा है कि नहीं कि, और ये 1 जुलाई 2022 का है और ये बताएं, ये सुने। इन्होंने यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज ने अमरनाथ को इस्तेमाल किया वोट बैंकों के लिए। यहाँ पे एक खड़ा हो गया पार्लियामेंट में, 1 इंच जमीन नहीं दूंगा अमरनाथ में, 1 इंच, और उस पे थपथपाती है चेयरपर्सन ऑफ दैट जो उसकी उस वक्त ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट हुआ करता था। यहाँ पे लोगों को प्रवोक किया गया, यहाँ पे कहा गया कि डेवलपमेंट को सैक्रिफाइस करो लेकिन अमरनाथ को बनने मत दो, रोड मत बनने दो। यहाँ पे मसगुल को लाया गया, कहा हमारा, मैं एक मुसलमान हूं और फेथ से लेकिन एक जबरदस्त हिंदुस्तानी भी हूं, और यहाँ पे इन्होंने मसगुल को लाया कि जला दो यहाँ पे हमारा शेखुल आलम का आस्थान, मेरा दस्तगीर का आस्थान। यहाँ पे मैं डिप्टी कमिश्नर था, मैंने खुद देखा बडगाम में सीता का चश्मा, उसको डिसमेंटल किया गया ऑन द रेडिकल डिक्टेट्स। मैं एक यूनियन मिनिस्टर को जानता हूं जो यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, 11 करोड़ निकाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सचेकर से, लेकिन नीलनाग को तबाह किया और उसको डेड करा दिया अंडर द डिक्टेट्स ऑफ द रेडिकलिज्म, बिकॉज वोट बैंक नहीं चाहते थे। महादेव, यहाँ कंपलसरी हुआ करता था कि सारे स्टूडेंट जाएं और महादेव पे जाएं, लेकिन नाम महादेव का है, बैन लगाया चेयरमैन सेक्रेटरी बोर्ड ने, जो फिर बाद में यूनियन मिनिस्टर बना। सो दीज पॉलिटिशियंस आर यूजिंग दिस डेवलपमेंट जस्ट टू क्रिएट देयर वोट बैंक्स, और इसको तबाही ये हुआ। अगर टनल बननी थी, हारमल से टनल बन रही है, अगर टनल बन रही है वो सनमर्ग, और सनमर्ग से अकाल से निकलेगी और अकाल से मैग्डमाइज होगा अप टू दिस। अगर आज डेवलपमेंट नहीं होगी तो क्या आप कहेंगे जहाज बंद कर दो? जहाज भी नहीं जाएंगे, हेलीकॉप्टर भी आस्था के खिलाफ है, फिर हेलीकॉप्टर भी नहीं जाने चाहिए। तो ऐसी चीजों को पॉलिटिकलाइज, और पॉलिटिकल पार्टी कहती है क्या आज फिर वही वक्त है, क्या ये तालिबानी डिक्टेट्स के चलाने हैं टू क्रिएट अ तालिबानी वोट बैंक? क्या ये ऐसी चीजें कि क्रिमिनलाइज करना है कि जनाब हमें हिंदू और मुसलमानों को आपस में डिवाइड करना होगा? नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत ऐसा स्टेज आ गया है कि मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई कब आए और अमरनाथ पे जाए, और अगर वो आ जाएंगे और उनके वो दरवाजे खोल दो जो उनके आस्थानों के थे, तो उनके और हमारे ही भी मुसलमानों के भी, हमारे एतकाद के, क्यों हमारे सूफी श्राइन्स बंद किए गए? यहाँ की कोटा रानी जो लास्ट, बिल्कुल फारूक रंजू साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और आपने जो एक इशू उठाया है कि अमरनाथ के नाम पर सियासत भी क्या होती है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने ट्वीट में मोहित भान ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अमरनाथ यात्रा का और अमरनाथ गुफा का एक तरह से सियासी इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और आस्था की ये जो जगह हैं इन्हें पिकनिक स्पॉट बनाकर रख दिया गया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अपने जमाने में हम तो जेकेएल प्राइम टाइम में आज बहुत अहम इशू के साथ हम जुड़े हैं। दरअसल अमरनाथ गुफा तक जाने वाली सड़क के निर्माण का ऐलान किया गया है। बाकायदा इस पर ऐलान नहीं हुआ, बाकायदा बीआरओ ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ सियासी पार्टियों को लगता है कि ये एनवायरनमेंट के खिलाफ एक तरह से है, कुदरत के खिलाफ है, और हिंदू धर्म ने हिमालय और प्रकृति के संरक्षण पर जोर दिया है। यह बयान
पीडीपी की तरफ से एक तरफ से आया है, लेकिन इस पर बीजेपी ने एतराज जताया है जिस तरह का बयान दिया गया। और तो और पीडीपी की तरफ से जो ट्वीट आया है मोहित भान की तरफ से, उसमें यह भी कहा गया है कि आस्था के नाम पर सियासत की जा रही है। और इसी को आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझ रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मुजफ्फर इकबाल जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, शुक्रिया, मेरी आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल। देखिए, डिबेट के पहले हिस्से में ये जो पूरा इशू है और खासतौर से पीडीपी की तरफ से ये इशू दरअसल उठाया गया है कि जो लोग यात्रा करने के लिए श्री अमरनाथ गुफा में दर्शन करने के लिए, बाबा भोले के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी आसानी के लिए ब्यारो रोड बना रहा है। लेकिन इस पर पीडीपी को एतराज है। पीडीपी के लीडर और स्पोक्स पर्सन मोहित भान ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उन्होंने कई चीजें गिनाई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मुजफ्फर साहब ये बात कही गई है कि इस पूरे अमरनाथ पर ही एक तरह से सियासत की जा रही है और ये कुदरत के साथ भी, नेचर के साथ और एनवायरनमेंट के साथ एक तरह से छेड़छाड़ है। किस तरह से इस बयान को आप देखते हैं? मुझे नहीं लगता है कि बहैसियत एक पॉलिटिकल लीडर के उन्होंने ये बयान दिया है जी। वो उन्होंने मुझे लगता है कि जितनी आस्था किसी दूसरे को है उस मकाम से, उतनी आस्था उनको भी है। और उन पर ये इल्जाम सिर्फ थोप देना कि वो क्योंकि वो अगर वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं लिहाजा उन्होंने कोई मुतजाद बयान दिया है, तो मैं इसको मुतजाद बयान नहीं मानता हूँ। और उन्होंने बाकायदा एक हवाला दिया है, मैंने ट्वीट पढ़ी है उनकी। उन्होंने हवाला दिया कि जहां जहां भी नेचर के साथ वायलेंस हुआ है तो वहां कुदरत ने कहर बसाया है। तो हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ भी जो नेचर को छेड़ा जाए। और इसमें मुझे जाहिर सी बात है, आप रोड बनाने पर ये सबको पता है कि पॉलिटिक्स काम करता है। अभी एक मैं सुन रहा था, हमारे एक पैनलिस्ट साहब ने कहा जी सियासत होती है इस पर। भाई ये पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को पता है कि मजहब के नाम पर सियासत करता कौन है। हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मजहब के नाम पर सियासत नहीं की है और आस्था की जगह को हमेशा एहतराम से देखा, एहतराम से नाम लिया। और इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये मेरे ख्याल में सदियों से चल रही है, यात्रा जो है सदियों से चल रही है। और किसी ने ये नहीं कहा कि हम 1 इंच जमीन जो है वो यात्रा वालों को नहीं देंगे। हाँ, वो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई मांगेगी तो वो तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोग उस पर एतराज करेंगे। भाई किसी बाहर वाले को हम जगह क्यों दे, आज भी लोगों को एतराज है। लेकिन किसी को अगर यात्रा के लिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जगह की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने एतराज किया होगा या यात्रा पर कोई उंगली उठी होगी, बल्कि वो हमारे मेहमान माने जाते हैं। मुजफ्फर साहब 2008 में भी यही मुद्दा उठा था। 2008 में भी मुद्दा जमीन का उठा था, मुद्दा यात्रियों पे नहीं उठा था कि जमीन जो थी वो परमानेंटली आप ट्रांसफर मत करो किसी को। उसकी वजह ये थी कि भाई जो इकोलॉजी है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, वो डिस्टर्ब होगी अगर आप वहां परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उससे वहां की आप तो एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। एनवायरमेंट के नाम पर तो जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी टनल्स बन गई हैं, उस पर एतराज नहीं होता है सियासी पार्टियों को। टनल से एनवायरमेंट डिस्टर्ब नहीं हुआ है। टनल्स के ऊपर आप देखोगे प्लांटेशन वैसी ही है जी। अगर आप टनल के ऊपर देखेंगे प्लांटेशन वहां डिस्टर्ब नहीं हुई। हाँ, रोड से प्लांटेशन डिस्टर्ब हुई। आपको ये भी बताऊं मैं, मुगल रोड बनने से भी आज तक अगर आप मुगल रोड पे जाओगे तो आपको लगता है कि धरती रो रही है। आज भी वहां वो दरख्त जो हैं वो कटे हुए, वहां से वो जो नेचुरल जो जितनी रिजेस थी वो ऐसा लगता है कि वो रिजेस रो रही हैं। तो इफेक्ट तो है, इकोलॉजी तो इम्बैलेंस हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसी की वजह से क्लाउड बर्स्ट जितने आज हम सुन रहे हैं ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ बरसात में। एडवोकेट आर एस पठानिया जी, क्या वाकई में इस पर सियासत भी हो रही है? मोहित भान ने ट्वीट किया था और इस पर मुजफ्फर साहब भी बता रहे हैं कि वाकई में सियासत होती है, आस्था के नाम पर और मजहब के नाम पर सियासत करती है बीजेपी। सिर्फ देखें, सियासत का नाम नहीं दें, देश विरोधी धर्म के नाम पे देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर अपने आप में और विशेषकर अमरनाथ श्राइन अपने आप में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और सूफीज्म का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, जिसे ढूंढा तो मुसलमानों ने
और फिर मुसलमानों ने वहां पे पूरा पोनी पिट्ठू वाला अपने सर पे उठा के फैसिलिटेट करते हैं पूरे टैक्सी ड्राइवर। मेरा सुन ले बात, मेरे सुन ले बात। पूरे साल तक इंतजार करते हैं और उसमें मेजोरिटी में मुस्लिम है कि कब अमरनाथ यात्रा चलेगी तो हमारे टूरिज्म पर फलक्रम हो। लेकिन हाउ इज द लॉजिक साहब? क्या आज जोजिला टनल 1000 करोड़ का बन रहा है, आज 3300 करोड़ का अमृतसर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है। हमको एनवायरमेंटलिस्ट कोई एक्सपर्ट्स नहीं है वहां पे। ये स्टेटमेंट, ये कोरियोग्राफ कहां हुआ, ये कंपोज कहां हुआ और एक पोस्टर बॉय को रख के पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की, ये शरारत से भरा है। ये कहीं ना कहीं डिविसिव एक जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स आग लगाने का काम इसने किया है। जैसे 2008 में भी मैं अपने मित्र, मैं रिस्पेक्ट करता हूं मुजफ्फर साहब की, लेकिन मुजफ्फर साहब इस वक्त एक कश्मीर में एक माहौल बनाया गया कि एक टेम्परेरी शेड जो सिर्फ 2 महीने तक कश्मीर में इस्तेमाल हो गया, बाकी 10 महीने वहां बर्फ ही रहेगी, लेकिन उससे कश्मीरियत को खतरा हो जाएगा। कश्मीर को डेमोग्राफिक डेंजर, कश्मीर इज इन अ स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक इन्वेशन। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स व्हिच हैव बीन यूज्ड by very responsible political leaders on political platforms. Same is the case with, मैं आपके ध्यान में ले आऊं कि आज से पहले देश के बाहर का नागरिक यहाँ को रह नहीं सकता था। एक आईएएस ऑफिसर्स ने एक प्लान किया, जगमोहन जी अपनी बुक में भी इसको रेफर करते हैं कि भाई अगर हम 30 साल 40 साल यहाँ अगर जम्मू कश्मीर में सर्व करेंगे, अगर हमारा मन करे थोड़ी सी जमीन पे यहाँ पे को 2 कमरे बना के कोई एक समर हाउस बनाए, राज तरंगनी नाम का एक छोटा सा हाउसिंग कोऑपरेटिव, जिसके ऊपर विधानसभा में हल्ला मचा दिया, कश्मीरी को खतरा है। 10 और 20 आईएएस ऑफिसर्स के यहाँ बसने से कश्मीरी को खतरा है। मुझे लगता है मगर पठानिया साहब क्या आप नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं? और हिंदू मुस्लिम इतिहाद का देखें साहब, सुन ले मेरे बात। आदि शंकराचार्य अगर सबसे बड़े जो फिलोसोफर हिंदुइज्म के सनातन के, वो अगर केरल से उठ के यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने ज्ञान देने अगर आए तो यहाँ आए। ऋषि कश्यप साहब मेरे एक ही सवाल का जवाब दे दें। बुलबुल मलिक के साथ यहाँ पे आए हिंदू मुस्लिम। मुजफ्फर साहब का सवाल ले लीजिए, पठानिया जी। पूरी दुनिया को आरएस पठानिया मुजफ्फर साहब का सवाल ले लीजिए, मुजफ्फर साहब का सवाल ले लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा जी। पठानिया साहब मुझे ये बताएं, नॉर्थ ईस्ट में मैं और आप जगह खरीद सकते हैं? क्या शिमला में मैं और आप जगह खरीद सकते हैं? इस तरह की बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां मैं और आप भी जगह नहीं खरीद सकते, और जितनी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां रिस्ट्रिक्शंस है, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन आप नहीं ले सकते जगह। तो अगर कश्मीर इज अ टूरिस्ट प्लेस, जम्मू इज अ टूरिस्ट प्लेस। फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, मेरी बात सुन लीजिएगा प्लीज। बोले आप मुजफ्फर साहब, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट, अ पॉइंट यू प्लीज टेक आउट योर पॉइंट। मैं मेरा ये नहीं मैं कहता कि भाई आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले कोई जगह नहीं खरीद सकता था। आज भी बहुत सारी पठानिया साहब ऐसी स्टेट्स हैं जहां मैं और आप भी जगह नहीं खरीद सकते। मैंने राज तरंगनी का इंस्टेंस दिया सर आपको। देखें जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में सर एक मायानाज लोग हैं जिसने रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया कि एक 20 आईएएस ऑफिसरों के हाउसिंग कोऑपरेटिव से कश्मीरियत को खतरा हो जाएगा। अरे भाई जो 30 साल यहाँ पे सर्व करेगा, you can amend the law, but you cannot say that's it. A housing cooperative हाउसिंग कोऑपरेटिव को एक राज तरंगनी, आपको पता है महाराजा ने how we permitted the post office, how we permitted CRPF sir, there should have been some। महाराजा को एक अंग्रेज रेजिडेंट ने मांगा कि मुझे दे दिया जाए हाउस बोट। महाराजा ने कहा आई कैन नॉट परमिट यू टू परचेज अ हाउस बोट। सुने आप पहले मेरी बात सुन ले, उसने कहा, महाराजा ने कहा बिकॉज देयर इज अ लॉ यू कैन नॉट परचेज। हाँ मैं एक काम कर सकता हूं, आई कैन परमिट योर पोस्टेरिटी कि आपकी खानदान से जब भी कोई आएगा वो यहाँ फ्री रहेगा हाउस बोट में, लेकिन मैं खरीदने नहीं दूंगा। लॉ इज देयर। मैं रिस्पॉन्ड कर लूं। मुजफ्फर साहब देखें जी, आप एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी हैं। महाराजा ने जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस परिपेक्ष में स्टेट सब्जेक्ट लॉ को लाया, वो महाराजा ने अपने लेटर्स में, अपने बायोग्राफी में वजाहत की, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज बाय वर्च्यू ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे। और वो जानते हैं 1931 में जो पहला राइट हिंदू मुस्लिम राइट कश्मीर अंग्रेज डिबेट के बाहर चले जाएंगे हम लोग। डिबेट देखिए, चर्चा देखिए उस वक्त ठीक है नहीं डिबेट के बाहर चले जाएंगे हम लोग चर्चा के बाहर चले जाएंगे। ठीक है मुजफ्फर साहब, आरएस पठानिया जी और मुजफ्फर साहब मुझे सुन लीजिए। ठीक है पठानिया जी, आरएस पठानिया जी,
आरएस पटेल, देखिए आप दोनों लोग एडवोकेट हैं, आप लोग अगर बहस करने लगेंगे तो मेरी डिबेट की वाट लग जाएगी। मैं ठीक है मैं राकेश जी भी क्योंकि वेट कर रहे हैं काफी देर से, और फारूक और रंजू साहब भी वेट कर रहे हैं। मैं किसी दिन आऊंगा और पठानिया जी आप भी साथ रहेंगे और मुजफ्फर साहब भी रहेंगे, उस दिन दोनों ही लोग को मैं रखूंगा और आप लोग से मैं फिर किसी मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे। मैं राकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राकेश जी, क्योंकि इस पर मोहित भान की तरफ से, पीडीपी की तरफ से जो ट्वीट किया गया था, बहुत सी बातें कही गई थी, लेकिन इसमें एक बात यह भी कही गई थी कि आस्था के नाम पर सियासत की जा रही है। ये हो सकता है कि भाई एक तरह से सियासी बयानबाजी पीडीपी की तरफ से भी की जा रही हो, लेकिन इसमें, इस ट्वीट में जो 2-3 दलीलें दी गई हैं कि एनवायरनमेंट से और कुदरत से एक तरह से छेड़छाड़ होगी, और उसमें मिसाल भी दी गई है, चाहे केदारनाथ हो चाहे जोशीमठ हो, इस तरह की मिसालें भी दी गई हैं कि एनवायरनमेंट से वहां पर छेड़छाड़ हुआ और उसके बाद किस तरह के नतीजे हुए हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वहां पर केवल रास्ता बनाया गया है जी, और वहां पे कोई भी होटल या रेस्टोरेंट नहीं बनाए जा रहे हैं। जिस प्रकार के इनके ट्वीट के माध्यम से इन्होंने कहा कि वह पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा, अरे मुझे बताइए कि आप एक तरफ बोलते हैं कि हमारी भगवान शिव के प्रति आस्था है, और एक तरफ आप उनके स्थान को जहां पर वो विराजमान रहते हैं उसको आप पिकनिक स्पॉट के साथ उसका तुलना करते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये सीधे सीधे हिंदू समाज के ऊपर जो है वो हमला, हमारी आस्था के ऊपर हमला है। मैंने इनका ट्वीट पढ़ा है जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि वहां पिकनिक स्पॉट बनाने की कोशिश की जा रही है। अरे आपकी आपसी लड़ाई है, आपकी राजनीतिक लड़ाई है, आप उसको धर्म के ऊपर क्यों खींचते हैं? आप भोलेनाथ को क्यों बीच में लाते हैं? आप कौन होते हैं भोलेनाथ को बीच में लाकर आप आस्था के नाम पर आप राजनीति करने वाले? और दूसरा जो एक चीज आपने अभी सुनी कि बेग साहब ने कहा कि संसद के अंदर किसी ने नहीं कहा कि 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। अरे क्यों नहीं कहा? ऑन रिकॉर्ड है, ये कहा गया। और पीडीपी वालों ने वहां पर मेज में थपथपाई, और वहां पर क्या था? वहां पर टेम्परेरी स्ट्रेचर बन रहे थे जो फाइबर के थे, वो किसी टाइम भी हट सकते हैं, वो कोई परमानेंट स्ट्रेचर नहीं थे वहां पर। और इन्होंने कहा कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे। भाई ये जमीन किसकी है? ये महाराजा हरि सिंह की जमीन है। ये कौन होते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे? अरे ये केवल कश्मीर के लिए, कश्मीर के नाम पर ये सिर्फ रोना रोते हैं, केवल राजनीति करते हैं। ये वहां के लोगों को खुश करके ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहां पर इनका जो इन्होंने एक तानाशाह बना के रखा था, जिसके हिसाब से इन्होंने 2 विधान 2 संविधान 2 निशान बना के रखे थे, वो हट गए, इनकी तानाशाही खत्म हो गई। ये अपनी मनमर्जी चलाते थे, मैं फारूक साहब करते थे, इनकी वो मनमर्जी खत्म हो गई। आज ये उसका रोना रो रहे हैं। इनकी टांगे कुर्सियों की इनकी टूट चुकी है। वो कुर्सियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रंजू साहब आपके पास आ रहा हूं। कश्मीर के अंदर केवल राजनीति करना चाहते हैं ये। ठीक है मैं फारूक रंजू शाह जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? फारूक साहब, क्योंकि ये अमरनाथ यात्रा बहुत हिस्टोरिकल और बहुत पुरानी यात्रा है, और जिस तरह से आपने अपने पहले जवाब में कहा था कि आपसी भाईचारा, इत्तेहाद, यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता, इसके लिए इस यात्रा को हमेशा से जाना जाता है। और अगर इस कनेक्टिविटी इसकी अच्छी हो जाएगी, रोड बन जाता है, तो देश और देश के बाहर के जो यात्री आएंगे, तो ऐसे में फिर से वही माहौल लौट कर आएगा। 90s से पहले का जो माहौल था, आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई इंतजार करते थे कि यात्री कब आएंगे, हिंदू भाई यात्रा पर कब आएंगे, तो वही माहौल फिर से लौट कर आ सकता है। आप सही कह रहे हैं। यहां पे एक अजीब सिचुएशन हुई। हमेशा 90 के बाद तो ज्यादा तबाही होगी जी। जिन्होंने यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे दिए मस्जिदों में, आज वही दूसरी पार्टियों में ज्वाइन करके बजरंगबली का नारा देते हैं, वही सेम लोग। तो ऐसे चीजों में बिकॉज उनकी कोई फेथ नहीं है। एक्चुअली वो फेथ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं और कुछ बनने के लिए कर रहे हैं। हमारी छीनी हुई जो पॉलिटिकल पोजीशंस है वो हमें वापस दी जाए, और उसके लिए चाहे हजारों और लाखों मुसलमानों को मारना पड़े, हजारों और लाखों हिंदू को मारना पड़े। ये ऐसी चीज है, ऐसे मेरे ख्याल में इस पॉलिटिकल पार्टी को
इमीडिएटली ये ट्वीट विड्रॉ कराना चाहिए। जैसे वो एटम बम डालने का वो इजराइल का गाजा पर ट्वीट इमीडिएटली विड्रॉ किया गया, इसी तरह इस पॉलिटिकल पार्टी को, जिस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे ने ये ट्वीट दिया है, ये सचमुच अमरनाथ को पिकनिक कहना, ये बिल्कुल एक उनके जो सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट करना है। इवन मेरे दरगाह को कोई पिकनिक कहे, मेरे दस्तगीर साहब को कोई पिकनिक का स्पॉट कहे, मेरे शेखुल आलम के आस्थान को पिकनिक स्पॉट, ये इट इज हर्टिंग द सेंटिमेंट्स। तो ऐसे सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए इस पॉलिटिक्स को इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये मैं आपसे विनती कर रहा हूं, और आपके इससे कि इनको पॉलिटिकल पार्टियों को रोको, ये गज़वतुल हिंद के नारे और दूसरे ट्वीटों के जरिए देना छोड़ दो। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने फारूक रंजू शाह आपने कही, और हमेशा आप जोड़ने की ही बात करते हैं, और जहां पर इस तरह की चीजें आती हैं आप आवाज जरूर उठाते हैं। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर साहब, जो बात यहां पर फारूक रंजू शाह जी ने कही है कि ये मसला इससे हल नहीं होगा, इससे तो और ज्यादा मसला एक तरह से बढ़ जाएगा। जिस तरह से ट्वीट किया गया है, और खास तौर से एक आस्था की जगह जहां पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसे आप पिकनिक स्पॉट बताते हैं। उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि आपने ट्वीट में उसको पिकनिक स्पॉट कहा, उसने कहा आप बनाने जा रहे हो उसको। आप जरा उसको अगर ट्वीट को पढ़ेंगे जी, ट्वीट में ये नहीं कहा है कि वो पिकनिक स्पॉट है। मुझे नहीं लगता है कि उसका मीनिंग ये निकलता है। उन्होंने कहा कि आप इसको एक पिकनिक स्पॉट बनाने जा रहे हैं, ये एक आस्था की जगह है जहां हिंदू कम्युनिटी जो है। नहीं तो अगर रोड बनने से श्रद्धालुओं को आसानी हो जाएगी तो क्या वहां पर पिकनिक होने लगेगी? ये बात तो अपने आप में गलत है ना। लोग तो अपनी आस्था को लेकर वहां पर जाएंगे। रोड बनने से एक तो आपको भी शायद अंदाजा होगा कि कई बार जो वहाँ वो जो शिवलिंगम है वो पिघल जाता था। उसकी वजह क्या थी कि एनवायरनमेंट में जब आप हीट होती थी, बहुत ज्यादा यात्री जाते थे, तो जाहिर सी बात है जब रोड जाएगी तो गाड़ियां भी जाएंगी, और उससे उस आस्था की जगह को भी इफेक्ट हो सकता है। अब मैं उतना एक्सपर्ट इसका हूं नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, लेकिन उनकी जो ट्वीट है मुझे वो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी नहीं लगी। वो उनका कंसर्न है, कि रिलीजियस कंसर्न, उनका फेथ है, उस पर उन्होंने अपना कंसर्न शो किया है। अब हर पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने जाविये से देखती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो ट्वीट है वो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। रहा सवाल, रोड बनती है, अगर आपको लगता है कि भाई उससे एनवायरनमेंट नहीं इफेक्ट होता, तो हम उस पर कोई एक्सपर्ट तो है नहीं हम उसके, कि हम कोई राय देंगे कि बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। अब वो जो लोग वहां जाते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो वहां कभी जा नहीं पाया। तो जो लोग जाते हैं, जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते बात करें, आप इंडिया अलायंस का अपनी वो या वो पीएजीडी वाला जिसे कहते हैं स्पोक्स पर्सन बन के बात ना पड़े, एक रिस्पॉन्सिबल बात करें। मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कम से कम, जिस गलत को गलत बोले, जो आपके पीएजीडी के पार्टनर होंगे, आपके इंडिया के पार्टनर होंगे, कोई हक नहीं इन्हें जम्मू कश्मीर की सोशल हार्मनी, जम्मू कश्मीर की शांति, जम्मू कश्मीर तमाशा करने का, मजाक करने का। बीजेपी ये 2 मिनट के लिए पार्टी है जो नेशनलिस्ट है और जिसने रिलीजन का ठेका उठा रखा है। हर पार्टी ये ट्वीट आग लगाने का काम कर रहा है। पठानिया साहब, आपके नजदीक, माजरत चाहता हूँ पठानिया साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, आपके नजदीक तो हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी के साथ एफिलेटेड नहीं है वो एंटी नेशनल है और एंटी हिंदू है। राजनीति करते हैं सिर्फ आप तो सीधा उसको रंग देते हो कि ये एंटी नेशनल और एंटी हिंदू है, जैसा कि हिंदुइज्म जो है वो सिर्फ बीजेपी के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है मुजफ्फर साहब ने आज के इंटरव्यू का वीडियो पीएजीडी की मीटिंग में पेश करना है आपने। कोई बात नहीं मुजफ्फर साहब, आपका वीडियो भेजेंगे काट के, वहां आपका वीडियो काट के पीएजीडी की बैठक में भेजेंगे, वो बैठ के भेजेंगे। आपने यू आर ए गुड लॉयर डिफेंडिंग ए बैड केस। आप एक अच्छे वकील और बुरे केस को डिफेंड कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू लूज इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आई एम थैंकफुल फॉर दिस कमेंट। पीडीपी को डिफेंड किया। यू आर ए गुड लॉयर डिफेंडिंग ए वेरी 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 बैड एंड हेल्पलेस।
लेकिन नहीं चलिए ठीक है मुजफ्फर साहब क्या इस ट्वीट को डिलीट किया जाना चाहिए? मुजफ्फर साहब क्या इस ट्वीट को डिलीट किया जाना चाहिए? अपने अपने बयान को वापस लेना चाहिए, तो इसलिए पीडीपी को बयान को वापस लेना चाहिए मुजफ्फर साहब। ये पीडीपी को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है इनको हिंदुइज्म से कुछ लेना देना नहीं है, इनको राकेश जी में लेना देना नहीं है। गलत बात है, राकेश जी वापस लेना चाहिए। अबू साहब मुझे नहीं लगता आपके इंटरव्यू का वीडियो पीएजीडी को जाना कैसे बोले बेचारे? मुजफ्फर साहब कैसे बोले? पठानिया साहब ने पॉलिटिकल एम्बिशन है, कैसे बोले बेचारे? मुझे बोले हम जम्मू कश्मीर के नागरिक भाई हैं, हम पिछले कई वर्षों से भाई के तौर पे रहे हैं। जिस दिन मुझे लगेगा पठानिया साहब के लिए गलत है और किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, मैं कहूंगा इसको हमारा और आपका शांतिपूर्वक सौहार्द कोई खत्म नहीं कर सकता, ये मैं बताने की कोशिश नहीं। मुजफ्फर साहब भी उसे असल में गलत नहीं मान रहे हैं। मुजफ्फर साहब भी उसे गलत नहीं मान रहे हैं। मैं इसको गलत नहीं मानता, मैं इसको गलत नहीं मानता। मैं बहसियत एक सिटीजन के मैं इसको गलत नहीं मानता। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी बेबसी पे, मुझे अफसोस है मुजफ्फर साहब। बेबसी नहीं है पठानिया साहब, मुझे कोई बेबसी नहीं है। आपके साथ ही चैनल पे मैंने जब किसी ने गलत किया, गलत कहा, किसी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, मैंने कहा गलत है। मैंने भी बड़े अदब से इसके गवाह है। कई बार मैंने आपके साथ बैठकर कहा ये कि जो गलत है, बेबसी का अफसोस है मुझे। मैं कोई बेबस नहीं हूँ। आई पिटी योर हेल्पलेसनेस। मैं कहता हूँ ये आपकी गलतफहमी है, गलतफहमी है, मेरी कोई बेबसी नहीं है। कम से कम इन्हें ट्यूशन दीजिए। आप एक समझदार, एक जिसे कहते हैं मायनाज एक आदमी है। आप एक कम से कम क्या जिसे कहते हैं सेंस रखते हैं, विजन रखते हैं। ये पॉलिटिक्स हिंदू आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया गया इस ट्वीट के माध्यम से। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई ठेस पहुंची है, क्योंकि वो खुद भी एक हिंदू हैं। क्यों ठेस करने वाले भी हिंदू हैं। ठीक है राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुजफ्फर साहब मैं आ रहा हूँ, मैं पठानिया जी मैं आ रहा हूँ। राकेश जी का ऑडियो दे दिए जी। राकेश जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। देखिए कुछ दिन पहले जब बीआरओ की गाड़ियां वहां पर गई जी और इसको बड़े तादाद पर लोगों ने ट्वीट किया और स्वागत किया, किसी ने विरोध नहीं किया। केवल ये जो मोहित मान है इसने ट्वीट के माध्यम से विरोध किया है और ये कह रहा है कि वहां पर पिकनिक स्पॉट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो भाई ये हिंदू की आस्था के ऊपर ठेस नहीं तो क्या है? ये प्रहार नहीं किया जा रहा है हिंदू आस्था के ऊपर। ठीक है राकेश ये बात हो गई। अब मुजफ्फर साहब का जवाब हम ले लेते हैं। ठीक है बात हो गई, मुजफ्फर साहब का हम जवाब ले लेते हैं। एक एक करके बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। जी मुजफ्फर साहब हंस रहे अंदर। राकेश साहब मैंने ट्वीट मुस्कान बड़ा कुछ कह रही है। अबू साहब इनकी मुस्कान बड़ा कुछ कह रही है, दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और रखते हैं। ना ही मुझे उस ट्वीट में कोई ऐसी बात लगी कि इससे किसी की आस्था को ठेस पहुंच सकती है। आपकी मुस्कान बहुत कुछ कह रही है मुजफ्फर साहब, आप दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और रखने हैं। नहीं ऐसा नहीं है पठानिया साहब, मुस्कान तो मुझे आपकी भी दिखी है। मैं आपको देखकर वैसे मुस्कुराता हूँ, और मुस्कान मैं आपको देखकर वैसे मुस्कुराता रहता हूँ। आप इसमें भोलेनाथ को बीच में ना लाएं, भगवान भोलेनाथ को बीच में ना लाएं। आप अपनी पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो आपस में लड़े। राकेश जी भोलेनाथ सिर्फ आस्था से जुड़ा हुआ, देखिए आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। कश्मीर के लोग भोलेनाथ का एहतराम ज्यादा करते हैं आपसे भी। हमारी आस्था इसके अंदर ये मत कहें कि वो सिर्फ आप ही के हैं, वो सबके हैं। हम उनका एहतराम करते हैं, हम तो यात्रियों को स्वागत करते हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं। अगर ये सबके होते तो इस प्रकार का ट्वीट नहीं करते वो। मुझे लगता है उनकी आस्था आपसे भी ज्यादा होगी उनका। मुझे तो छोड़े जिन्होंने ये ट्वीट किया मुझे लगता है नहीं है कि कभी वो ना आज तक अमरनाथ यात्रा गए हैं। आप पूछ के देखना कभी अमरनाथ यात्रा गए हैं क्या? मैं जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा फर्द नहीं होगा जो अमरनाथ में नहीं जाता है। साल में अल्टरनेट ईयर में हर आदमी नहीं गए। मैं आज भी कह रहा हूं नहीं गए। आपको अगर गए होते तो इस प्रकार का ट्वीट ना करते। मुझे नहीं इल्म है उसकी। चलिए ठीक है देखिए अगर हमारे पास समय नहीं बचा तो मैं फारूक साहब को 2 मिनट देना चाह रहा हूं लास्ट में। ठीक है बात हो गई। मैं फारूक रेंजो शाह जी, फारूक साहब मेरी आवाज आ रही है? फारूक साहब ये बड़ी बदकिस्मती है कि आप देखिए जहां से आस्था है, जहां से एक लगाव होता है, उस पर भी अब सियासत उस पर भी हो रही है, अब उसे भी नहीं छोड़ा जा रहा है। सही बात मैं कह रहा हूं कि देखिए कोई भी चीज अगर इमीडिएटली ये पॉलिटिकल पार्टी एक साथ डिसीजन करें कि इस को डिलीट होना चाहिए तो कोई हर्ट भी नहीं होगा और आपस में वो भाईचारा बराबर रहेगा।
अगर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स इसको डिफेंड करने लगेंगे और वही एजिटेशन शुरू करना चाहेंगे जो 2008 में हुई कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल में इस को न डिलीट करने के पीछे फिर कुछ पॉलिटिकल इरादे बहुत गलत है। तो बेहतर होगा और अफजल होगा कि जिसने भी ये ट्वीट किया या जिसके डायरेक्शन पे, जिस पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन पे किया गया, चाहे कॉन्फेडरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये डिसीजन लिया हो कि इसको मंजर आम पे लाया जाए, बेहतर होगा कि वो डिलीट ही करें ताकि ये कश्मीर इन मसलों में ना आए जहां किसी की भी आस्था, मुसलमान की हो, हिंदू की हो, जो सिख की हो, बुद्धिस्ट की हो, कोई आस्था पे हर्ट ना हो। पिकनिक स्पॉट हम किसी भी रिलीजियस आस्थान को नहीं कह सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पिकनिक इज समथिंग, अगर गोवा बीच को पिकनिक कहें तो चलेगा, लेकिन हम किसी आस्थान, मुसलमानों और हिंदू के आस्थानों को हम कहेंगे ये पिकनिक स्पॉट है, मेरे ख्याल में इसको डिलीट करना बेहतर है। बिल्कुल फारूक रंजू शाह जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत सेंसिटिव इशू है। इस पर ये देखना होगा कि किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, और अगर इस पर कोई एतराज होता है, किसी का दिल दुखता है, तो फौरन इस पर एक तरह से एक्शन लेने की जरूरत है, इस पर कदम उठाया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बातचीत हुई। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर से फारूक रंजू शाह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, राकेश बजरंगी जी, एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज जेकेएल प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े और अहम मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना।